नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला जिसका, और मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ दो देशों की सेनाओं के बीच एक ऐसी परंपरा है जो 76 साल से बिना रुके चली आ रही है। जब भारत और नेपाल के रिश्तों पर कभी सीमा विवाद, कभी चीन का बढ़ता प्रभाव और कभी राजनीतिक तनाव चर्चा में रहा, उसी बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 16 अगस्त को नेपाल पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें नेपाली सेना का सर्वोच्च मानद रैंक जनरल ऑफ नेपाल आर्मी प्रदान किया जाएगा। आखिर यह सम्मान इतना खास क्यों है? क्या यह सिर्फ एक सैन्य परंपरा है या इसके पीछे छिपा है भारत नेपाल रिश्तों और पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति का बड़ा संदेश? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी और भू राजनीतिक मायने इसके समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारतीय सेना प्रमुख नेपाल दौरे पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने भारत और नेपाल दोनों में रणनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 16 अगस्त से नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा लगभग 5 दिनों की होगी और इसे सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि दोनों देशों के दशकों पुराने सैन्य विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होगा जब नेपाल के राष्ट्रपति भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना का सर्वोच्च मानद सैन्य पद जनरल ऑफ नेपाल आर्मी प्रदान करेंगे। यह सम्मान किसी विदेशी सैन्य अधिकारी को सामान्य रूप से नहीं दिया जाता। यह केवल भारत और नेपाल के बीच चली आ रही एक ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है। यात्रा के दौरान जनरल धीरज सेठ की नेपाल के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात होने की संभावना भी। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री, रक्षा नेतृत्व और सेना प्रमुख के साथ उच्च स्तरीय वार्ता शामिल हो सकती है और इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा प्रबंधन, प्रशिक्षण सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद भी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत नेपाल संबंध कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, बहु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, तब इस यात्रा के क्या संदेश है? और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। लेकिन ये एक सामान आखिर शुरू कब हुआ? क्यों केवल भारत और नेपाल के सेना प्रमुख एक दूसरे की सेना में मानद जनरल बनते हैं? और इस परंपरा के पीछे छिपी हुई 76 साल पुरानी कौन सी ऐतिहासिक कहानी है, उन्हें भी अब हम एक एक करके जानते हैं। भारत नेपाल के रिश्तों का नया अध्याय। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का मानद रैंक होता क्या है? क्या इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख नेपाल की सेना को कमांड करेंगे, या यह पूरी तरह से एक मानद यानी ऑनर रैंक होता है? इसका उद्देश्य किसी दूसरे देश की सेना का संचालन करना नहीं बल्कि दोनों सेनाओं के बीच दशकों पुराने विश्वास, सम्मान और मित्रता को औपचारिक रूप से स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सैन्य सम्मान है जो बताता है कि दोनों देशों की सेनाएं केवल पड़ोसी नहीं बल्कि लंबे समय से एक दूसरे के विश्वसनीय साझेदार। भारत और नेपाल के सैनिकों के बीच सहयोग कोई नई बात नहीं। दोनों सेनाएं नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताएं, आपदा राहत अभियान, सीमा सुरक्षा सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साथ काम करती। और यही कारण है कि यह सम्मान केवल एक पदक या उपाधि नहीं बल्कि वर्षों से बने भरोसे का प्रतीक माना जाता है। साथियों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह परंपरा एक तरफा नहीं है। जिस तरह भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि दी जाती है, उसी तरह नेपाल के नए सेना प्रमुख को भारत आकर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया जाए। और यही पारस्परिक सम्मान इस परंपरा को दुनिया में अनोखा बनाता है। दुनिया में कई देश के बीच रक्षा समझौते हैं, संयुक्त अभ्यास होते हैं,
सैन्य सहयोग भी होता है, लेकिन सेना प्रमुखों को एक दूसरे की सेना का सर्वोच्च मानद रैंक देने की परंपरा बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक औपचारिक समारोह नहीं बल्कि रणनीतिक विश्वास और विशेष संबंधों का सार्वजनिक संदेश भी मानते हैं। तो भारतीय सेना प्रमुख जो है वो नेपाल के दौरे पे जा रहे हैं। नेपाल का आर्मी का सर्वोच्च सम्मान जो है इन्हें मिलेगा, जिसको कि जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि की जाती है। साथियों, यही वजह है कि जब भी यह सम्मान दिया जाता है, पूरी दुनिया के रणनीतिक विश्लेषक की नजर भारत और नेपाल के संबंधों के ऊपर टिक जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई, कब हुई और इसकी शुरुआत किसने की थी। आजादी के बाद 1950 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि यह परंपरा दोनों देशों के रिश्तों की पहचान बन गई। और हम ये भी जानेंगे कि 76 साल पुरानी ऐतिहासिक कहानी इसके पीछे की क्या है। साथियों, इसके लिए हमें 76 साल पीछे यानी कि सन 1950 में जाना होगा। भारत आजादी के शुरुआती दौर में था। नेपाल भी अपनी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। दोनों देशों ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक रिश्ते नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी स्थायी विश्वास स्थापित करना बेहद जरूरी है। और इसी सोच के साथ 1950 में पहली बार भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जो कि तत्कालीन जनरल के.एम. करियप्पा को नेपाल की ओर से जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की मानद उपाधि प्रदान की गई। यह केवल एक सम्मान नहीं था बल्कि दोनों देशों के बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो आज भी कायम है। इसके बाद भारत ने भी उसी भावनाओं के साथ नेपाल के सेना प्रमुख को जनरल ऑफ इंडियन आर्मी की मानद उपाधि देना शुरू कर दिया। यानी यह सम्मान हमेशा पारस्परिक रहा। दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुखों का समान सम्मान करते हैं और यही इस परंपरा की सबसे बड़ी खासियत। पिछले 76 वर्षों में भारत और नेपाल की राजनीति कई बार बदली। दोनों देशों में अलग अलग सरकारें आई और गई। कभी रिश्ते में गर्मजोशी रही तो कभी सीमा विवाद और राजनीतिक मतभेद भी सामने आए। लेकिन इन सभी उतार चढ़ाव के बावजूद यह सैन्य परंपरा कभी नहीं टूटी। और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे केवल एक औपचारिक समारोह नहीं बल्कि दो देशों के बीच संस्थागत विश्वास का प्रतीक मानते हैं। साथियों, अगर भारत और नेपाल के रिश्ते इतने मजबूत हैं तो प्रश्न ये उठता है कि फिर पिछले कुछ वर्षों से सीमा विवाद, नए नक्शे का विवाद, राजनीतिक तनाव और चीन का बढ़ता प्रभाव क्यों देखने को मिल रहा है। और इन सबके बीच यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। क्या भारत नेपाल संबंधों का वर्तमान भू राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। जैसा कि साथियों हमने कहा कि भारत और नेपाल के सैन्य संबंध काफी खास है, जो कि अधिकांश जो भी दुनिया के देश हैं उनमें देखने को नहीं मिलता। और उसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली हुई है। लगभग 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट आवाजाही कर रहे हैं। और यह व्यवस्था दुनिया में बहुत कम पड़ोसी देशों में देखने को मिलता है। इसलिए सीमा की सुरक्षा केवल सैन्य चुनौती नहीं बल्कि आपसी विश्वास की परीक्षा भी होती है। दोनों देशों की सेनाएं और सुरक्षा एजेंसियां लगातार कोऑर्डिनेट करके काम करती है। दूसरी बड़ी कड़ी जो है वो है गोरखा सैनिकों की गौरवशाली विरासत। नेपाल के गोरखा सैनिकों ने दशकों से भारतीय सेना में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। आज भी हजारों नेपाली नागरिक भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सेवा दे रहे हैं। कारगिल युद्ध हो या संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन, गोरखा सैनिकों का साहस पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। और यही साझा सैन्य विरासत दोनों देशों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। साथियों, भारत और नेपाल नियमित रूप से सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। इस अभ्यास में आतंकवाद रोधित अभियान, पर्वतीय युद्ध, जंगल में ऑपरेशन, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे विषयों पर दोनों सेनाओं का एक साथ प्रशिक्षण भी होता है। इससे दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की कार्यशैली को बेहतर तरीके से समझते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। साथियों, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो नेपाल में अगर भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील देश के रूप में नेपाल को देखा जाता है। जब भी बड़ी आपदा आती है, भारत अक्सर सबसे पहले राहत और बचाव दल भेजने वाले देशों में शामिल रहता है। चाहे बात हेलीकॉप्टर की करें, चिकित्सा टीम की करें, इंजीनियरिंग यूनिट की करें, राहत सामग्री की करें, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं वर्षों से मिलकर काम कर रही हैं। साथियों, हर वर्ष नेपाल के कई सैन्य अधिकारी
भारत की प्रतिष्ठित सेना अकादमी और रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसी तरह भारतीय और नेपाली सैन्य नेतृत्व के बीच नियमित संवाद, स्टाफ कोर्स, सेमिनार और उच्च स्तरीय बैठकें होती रहती हैं। इससे दोनों देशों के बीच केवल सैन्य सहयोग नहीं बल्कि भविष्य का नेतृत्व भी एक दूसरे को बेहतर समझ पाता है। और यही कारण है कि जब भारतीय सेना प्रमुख नेपाल की यात्रा करते हैं या नेपाल के सेना प्रमुख जब भारत की यात्रा पे आते हैं तो यह केवल एक औपचारिक दौरा नहीं, इसके पीछे दशकों से विकसित सैन्य सहयोग, साझा सुरक्षा हित और गहरे रणनीतिक विश्वास की पूरी कहानी छुपी होती है। साथियों, अब हम बात करेंगे उस पहलू की जो इस पूरी यात्रा को सिर्फ एक सैन्य समारोह नहीं बल्कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तत्व नेपाल दुनिया के सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। इसके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत है, जबकि उत्तर में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। यानी नेपाल भारत और चीन के बीच एक हिमालयी बफर स्टेट की भूमिका निभा रहा है। और यही कारण है कि नेपाल की स्थिरता और उसकी विदेश नीति दोनों ही भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। नेपाल के साथ अच्छे संबंध बने रहने का अर्थ है कि दोनों देश सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, अवैध तस्करी, मानव तस्करी और अंतरराष्ट्रीय अपराधों जैसे मुद्दे पर बेहतर समन्वय करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में नया समीकरण उभरा है, वो है चीन का बढ़ता प्रभाव। साथियों, चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, बीआरआई के माध्यम से अपनी उपस्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये उपस्थिति कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के बीच में जब चीन आया तो नेपाल अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार भारत और चीन दोनों के साथ संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से दक्षिण एशिया की रणनीति और अधिक जटिल हो गई। भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा संबंध मजबूत बने रहे। वहीं चीन भी नेपाल के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने में रुचि रख रहा है। और ऐसे माहौल में भारतीय सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा और उन्हें दिया जाने वाला सम्मान, जिसे हम जनरल ऑफ नेपाल आर्मी सम्मान के नाम से जान रहे हैं, यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जाता। यह दोनों देशों के बीच सैन्य संवाद, आपसी विश्वास और निरंतर सहयोग का सार्वजनिक संकेत है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है जो अपने राष्ट्र हित के आधार पर विभिन्न देशों के साथ संबंध रखता है। इसलिए किसी भी सैन्य या कूटनीतिक यात्रा को यह मान लेना कि वह किसी एक देश के खिलाफ है, सही निष्कर्ष नहीं होगा। और ऐसे दौरे मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य होते। और यही वजह है कि रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञ इस यात्रा को दक्षिण एशिया के बदलते रणनीतिक माहौल के बीच विश्वास बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा। साथियों, अभी तक हमने भारत और नेपाल के मजबूत सैन्य संबंधों की बात की, लेकिन हाल के वर्षों में जिस प्रकार से भारत और नेपाल के संबंधों में तनाव देखने को मिल रहा है, जहां हमने अगर बात हम करें तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुआधुरा क्षेत्र में जो सीमा विवाद है, भारत और नेपाल दोनों इन क्षेत्रों पे अपना अपना दावा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में जब भारत ने लिपू लेक तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इसका विरोध किया और इसके बाद नेपाल ने एक नया आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इस दावे पर असहमति जताई और कहा कि सीमा से जुड़ा मुद्दा का समाधान आपसी बातचीत और स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से होना चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। अलग अलग समय पर नेताओं के बयानों ने मीडिया और सोशल मीडिया में बहस को और बढ़ा दिया। हालांकि समय के साथ दोनों सरकारों ने संवाद बनाए रखने और रिश्ते में परिपक्वता दिखाने का प्रयास किया। कुछ मुद्दे व्यापार और कूटनीतिक स्तर पर सामने आए। सीमा पर माल ढुलाई, ऊर्जा सहयोग, व्यापारिक प्रक्रिया और विभिन्न द्विपक्षीय समझौते को लेकर समय समय पर मतभेद देखने को मिले। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार, बिजली सहयोग और लोगों के आपसी संपर्क जारी है। और यही बात है कि भारत नेपाल संबंधों को बाकी पड़ोसी देश से अलग बनाती। मतभेद है लेकिन संवाद भी है, सीमा विवाद है लेकिन सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य रिश्ते उतने ही मजबूत। इसलिए जब ऐसे तनावपूर्ण दौर में जब भारतीय सेना प्रमुख नेपाल की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च मानद सैन्य सम्मान दिया जा रहा है, तो केवल एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता।
साथियों, अभी सवाल ये है कि आखिर इस पूरी यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। सबसे पहली वजह है सैन्य कूटनीति, दूसरी वजह है विश्वास की बहाली, तीसरी वजह अगर हम बात करें तो वो है राजनीतिक संवाद को सकारात्मक माहौल मिलना, चौथी वजह है सीमा सुरक्षा और अंत में रक्षा सहयोग। अब प्रश्न यह है कि क्या ये यात्रा पे जा रहे हैं तो क्या बालेन शाह से भी मुलाकात होगी। साथियों, इस यात्रा को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा है कि क्या भारतीय सेना के प्रमुख काठमांडू में प्रधानमंत्री बालेन शाह से भी मिलेंगे। यदि ऐसी मुलाकात होगी तो क्या इसे केवल शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जाएगा या किसी औपचारिक रक्षा वार्ता का विकल्प माना जाएगा। साथियों, बालेन शाह के जिस प्रकार से लोकप्रियता और प्रभावशालीता नेपाल में बना हुआ है, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संपर्क और सकारात्मक संवाद के संदेश के रूप में इसे देखा जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो अगर किसी भी प्रकार की मुलाकात होती है तो इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे और जो बीच में जो बातें ऐसी हैं जो कि नहीं हो पाई वो होंगी। साथियों, अगर हम चीन फैक्टर को भी लेकर बात करें जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, जिस प्रकार से हमने कहा कि चीन 2015 से जिस प्रकार से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है नेपाल में, तो नेपाल की विदेश नीति कहीं ना कहीं चीन की तरफ है। लेकिन हमने कल कहा अभी कि दो पत्थरों के बीच का याम नेपाल बना हुआ है, एक तरफ भारत दूसरी तरफ चाइना। तो इसलिए भारतीय सेना प्रमुख की यात्रा केवल भारत चीन प्रतिस्पर्धा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्षेत्रीय रणनीतिक माहौल को देखते हुए इसे हम ये कह सकते हैं कि यह दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का एक व्यापक संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। तो आखिर ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इस कहानी का अगर कुछ निचोड़ निकालना हो, इस कहानी का अगर कुछ निष्कर्ष निकालना हो तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। साथियों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की नेपाल यात्रा केवल एक सम्मान समारोह नहीं, यह उन विशेष रिश्तों का प्रतीक है जो 7 दशक से भी अधिक समय से भारत और नेपाल के बीच है। और यह यात्रा हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक मतभेद और सीमा विवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के सैन्य संबंध लगातार संवाद और विश्वास पर आधारित है। खुली सीमा, गोरखा सैनिकों की विरासत, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत सहयोग और रक्षा प्रशिक्षण, इन सभी ने दोनों देशों को एक ऐसी साझेदारी में बांधा है जो दक्षिण एशिया में अपनी तरह की अनोखी मिसाल है। बदलते भू राजनीतिक माहौल, चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच यह यात्रा एक सकारात्मक संकेत देती है कि भारत और नेपाल संवाद, सहयोग, आपसी सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये जो पूरा चर्चा आपने सुना, इस चर्चा को सुनने के बाद सवाल आपसे ये है कि आपकी राय क्या है। भारत और नेपाल के रिश्ते का भविष्य कैसा होगा। क्या इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में जो तनाव है, जो खटास है, वो कम होंगे और एक नई मजबूती आएगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।